हाँ तो बच्चों, मैं आपका ऑफिसर खिलना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। और जैसे आज हम लोग का तीसरा दिन है। कल हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिटेल में स्टडी किया था, और आज हम लोग ओम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। यानी हम 2 दिन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया एंड इलेक्ट्रिक करंट, इन दोनों के बारे में हमने डिटेल स्टडी कर चुके हैं। और आज हम इन दोनों के बीच रिलेशनशिप देखेंगे, जिसको ओम्स लॉ के द्वारा हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग ओम्स लॉ स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ नाम अगर बात किया जाए तो एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर यह लॉ दिया गया है, ओम्स लॉ। उन्होंने ये कहा था कि अगर कुछ फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट माना जाए, जैसे टेम्परेचर हो, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट मानकर माना जाए तो जो किसी भी सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है वो आपके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वर्ड्स में बात किया जाए तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर amount of electric current flowing in a conductor is directly proportional to the electric potential applied at the ends of the currents. Then तो पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं। According to Ohm's law, at constant temperature, amount of electric current flowing in a conductor is directly proportional to applied electric potential at the ends of conductor. यानी ओम्स लॉ कहता यह है कि अगर आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, किसी भी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ये कंडक्टर है आपका, तो अगर इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो ये पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा। तो यहां से आपका एक रिलेशनशिप आता है कि V अपन I इक्वल टू R, V इज इक्वल टू IR। यानी यहां पर R को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यहां तक आप लोग नोट करिए, तब तक नोट कर रहे हैं बच्चे। हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे।
तो हमने देखा कि किसी भी आपके कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी ज्यादा होगी। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये होता है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। तो यहां से हमने देखा कि R इक्वल टू V अपन आई, वेयर R इज द प्रोपोर्शनल कंस्टेंट। R एक प्रोपोर्शनल कंस्टेंट है जिसको रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, विच इज कॉमनली कॉल्ड रेजिस्टेंस। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस आपका ओम होता है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यह इसका सिंबल है। ओम का सिंबल ये रहा, इसके एसआई यूनिट ओम बोलेंगे, सिंबल ये रहेगा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को जनरली ऐसे डिनोट किया जाता है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे करके दिखा दिया जाता है, इसको आर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। तो ओम्स लॉ में हमने क्या कंक्लूड किया? आर इक्वल टू वी अपन आई। आर क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, और जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। एसआई, इसकी एसआई यूनिट ओम होती है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर V क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। I क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q जो होता है Ne के बराबर होता है, तो Ne अपॉन T, ये फार्मूला भी याद रखिएगा। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, तो V इक्वल टू W अपॉन Q, ये भी हमने स्टडी कर लिया था। तो इसको भी याद करते हुए इसको पढ़े। I इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, Ne अपॉन टाइम, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहां से R इक्वल टू V अपॉन I, R को रेजिस्टेंस कहते हैं जिसका एसआई यूनिट ओम होता है, और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। तो इस तरह से आपका ओम्स लॉ कंप्लीट हुआ। और अब देखेंगे कि जनरल भाषा में रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है। अगर हम लोग चल रहे हैं, अगर रास्ता प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ ऐसे है, तो इसमें चलने में जो दिक्कत आएगी, समस्या आएगी, तो हम लोग कहेंगे, उसी को हम समझिए कि रेजिस्टेंस एक वर्ड दे सकते हैं। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो उसको हम लोग रेजिस्टेंस का नाम दे देते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की, जिसकी वजह से यह इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करता है, रोकता है। अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि जो आपका वायर की लेंथ है उस पर डिपेंड करता है। अगर वायर लंबा है तो उस पर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसलिए हमें अपने घरों में छोटा वायर यूज करना चाहिए। ये नहीं कि मेरा घर से और पोल की दूरी पे जो वायर की लंबाई है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर नहीं लेना चाहिए। जितनी छोटा तार यूज हो सके खंभे से अपने घर की मीटर का, उतना यूज करना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिक करंट
पूरी तरह से डिसिपिएट ना होके जितना पॉसिबल उतना हमारे घर पहुंच सके, यानी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्ट्रॉय न हो। इसलिए रेजिस्टेंस को हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं कि यह लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वायर जितना लंबा यूज करेंगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, इलेक्ट्रिक करंट कम होगी। इसलिए छोटा तार यूज करना चाहिए। इसके अलावा R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको यानी ये वाला जो सेक्शन एरिया होता है इसको आपको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो यहां से फॉर्मूला निकल के आता है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, इसको सेकेंड, और इन दोनों के हेल्प से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आपको मिलेगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। फिर प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे तो ये फार्मूला मिलता है। रो को रेजिस्टिविटी कहते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो बच्चों आपने एक छोटा सा देख लिया कि जो रेजिस्टेंस होता है लेंथ वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को कंबाइन करेंगे तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल अपॉन ए। जब भी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं वहां पर कोई कंस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे कंस्टेंट लगाए हैं जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, जिसको रो कहते हैं हम लोग, RHO। वर्ड्स में बोलेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। तो इसको बच्चों अब इसको अच्छे से लिख के आपके नोट्स के लिए बना देते हैं। तो हेडिंग लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। हाँ तो बच्चों आप लोग लिख लिए होंगे, तो लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में लिखेंगे हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली। प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, या R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दोनों इक्वेशन से हम लोग देखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि प्रोपोर्शनल का सिंबल जब भी हटाते हैं हम कोई ना कोई कांस्टेंट जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे R इज इक्वल टू रो एल अपॉन
ए। यहां पे रो को बोलते हैं RHO, याद रखिएगा। इसको तब तक नोट कीजिए। हाँ, तो आप लोग नोट कर लिए हुए इसको। तो आप लोग देखें कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो को बोलेंगे RHO के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, रो बोलेंगे इसको। इज ए प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। commonly called resistivity of the wire of the wire। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यानी लेंथ ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। और आप पहले पढ़ चुके हैं कि R इज इक्वल टू V अपॉन I। अगर यहां से आपको मिलता है I इक्वल टू V अपॉन R, अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक करंट घटेगा, अगर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। यानी यहाँ पर इनवर्स का रिलेशन होता है। और आप यहां से भी देखेंगे कि अगर लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका इलेक्ट्रिक करंट घटेगा। इसलिए छोटा तार यूज करना चाहिए। यहाँ पे R जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, जब रेजिस्टेंस घटेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। इसलिए मोटा तार यूज करना चाहिए घर में। तो यहां से अगर इसकी SI यूनिट की बात की है, यहां से फॉर्मूला से देखेंगे आप लोग कि रो इज इक्वल टू RA अपॉन L होता है, इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी रेजिस्टेंस की ओम, और एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो यहां से कट के हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग कल आपको रेजिस्टिविटी के बारे में डिटेल में हम स्टडी कराएंगे। रेजिस्टिविटी होती क्या है? यह एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की, ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंडक्टर में रेजिस्ट करती है। तो इसके बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग डिटेल में कल स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार खिलना क्लासेस पर आप लोग का वेलकम है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू।